नमस्कार। फिर से हाजिर हूं कल वाली कहानी के साथ में। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। कल क्या कहानी नरेंद्र जी का, एपिसोड नंबर 753। नरेंद्र जी दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और जब उनकी शादी हुई गांव गए। इसके बाद वो दिल्ली नहीं लौटे। उनके पिता बीमार थे, घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। पिता चाहते थे कि यहीं पर अपना तो कोई ढाबा वाबा खोल ले रोड पर, और हमारी भी देखभाल होता रहेगा और आपका ढाबा भी चलता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। शादी नरेंद्र की हो चुकी थी। नरेंद्र भी सोचे कि चलो अच्छी बात है, गांव के गांव में रह लेंगे, एक ढाबा खोल लेते हैं। उन्होंने सारा जमा पूंजी अब उस ढाबे में लगा दिया, लेकिन ढाबा चल नहीं रहा था। अब ढाबा बंद के कगार पर था। नरेंद्र ने बहुत कोशिश कर ली, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करते थे, खास करके नॉन वेज। और जो खाते थे तारीफ करते थे, लेकिन दोबारा लौट के नहीं आते थे। ना जाने क्या होता था उनके साथ में। और कुछ लोग उसके बाद खाने में तारीफ भी नहीं करते थे, ऐसा भी होता था। नरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ खाना बनाने में, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा ढाबा क्यों नहीं चल रहा है। दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र के ढाबे पर कुल 5 या 10 लोग खाना खाते थे, और उसमें भला ढाबा कैसे चलेगा। नरेंद्र ढाबा बंद करने वाले थे और उस दिन को दोपहर का टाइम में एक ट्रक वाला आया और उसने खाना का ऑर्डर दिया। खाना खाया और खाने का तारीफ भी किया। लेकिन जब नरेंद्र की कहानी सुना कि ढाबा अब बंद होने वाला है, चल नहीं रहा है, तब उसने नरेंद्र की मदद किया। अपने ट्रक में से कोई पोटली ले आया और उसमें एक मिट्टी का मूर्त थी, औरत का, साड़ी पहने, रंग सब खराब हुआ पड़ा था, फेल्ड हुआ पड़ा था, पुरानी मूर्त थी। और वो एक मिट्टी के आले पर जो दुकान का पिछला हिस्सा था और वहां पर वो रखा गया। और उसके बाद वो चला गया कि मैं फिर आऊंगा, फिर देखता हूं कि तुम्हारा ढाबा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वो तो बेचारा चला गया और उधर जो मूर्त थी जो आले पर रखा हुआ था। और कुछ दिनों के बाद जब उनका ढाबा चलने लगा, अब उन्होंने गांव के 2 लड़के भी रख रखे थे, नौकर। और एक दिन वो जो ढाबा खोलते हैं, जब स्टोर में जाते हैं तो वो जो मूर्त थी अपनी जगह पर थी नहीं, गायब हो चुकी थी। लड़कों से भी पूछताछ किया, खुद भी जहां देखना था वहां देख लिए, लेकिन वो मूर्त थी ही नहीं। जैसे उसमें कोई पंख लग गया, उड़ गई, या पैर लग गया, या फिर वो पैदल चल गई। लेकिन इसके बाद जो घटना शुरू हुआ ना, वो बहुत डरावना था। वो घटना अगर आपने एपिसोड नंबर 753 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, कहानी का मजा दोगुना हो जाएगा। तो चलते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है। आपने अगली भाग में मेरी दुख भरी डरावनी कहानी तो सुन ही लिया होगा। मैं भी अब बेफिक्र था जब घर में भगत जी आ गए थे और मेरी पत्नी का उपचार किया, झाड़ फूक किया। इसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि देखो, तुम्हारी पत्नी के ऊपर में एक साया थी, चुड़ैल थी। अब मैं अपने जादू मंत्र से, अपना तंत्र मंत्र से उस साया को मैं भगा दिया हूं। अब डरने की बात नहीं है। अब वो तुम्हारी पत्नी को शरीर में बिल्कुल नहीं आएगी। अब मैं इतना तो कह सकता हूं, भगत जी ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था मेरी माँ को, मुझे, मेरे पिताजी को, और हम सब परिवार को लग रहा था कि भगत जी पहुंचे हुए हैं तांत्रिक, इन्होंने जो बोला है सही ही होगा। इसके बाद वास्तव में कुछ दिनों तक तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। मैं रोज की तरह अपने दोनों साथियों के साथ, लड़कों के साथ, अब मैं जाता ढाबा, सुबह खोलता और देर रात का जो हमारा टाइमिंग था 10 बजे के बाद, अब तो जो ढाबा था देर रात तक खुला रहता था, कस्टमर आते रहते थे। कभी कभी रात का 11 भी बज जाता था, ऐसा भी कभी कभी वक्त आता था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश था। हाँ, ये जो बीच में घटना हुई थी ना मेरी पत्नी के साथ में, तो डर लग रहा था। और इसके बाद हम उस मूर्त को जो हम
बताना भूल गए। उस मूर्त को हमने कई बार ढूंढने का कोशिश भी किया, लेकिन वो मिट्टी का मूर्त न जाने कहाँ चली गई थी। इसके बाद हम लोग उसमें ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए, दिमाग से निकलता गया वो मिट्टी का मूर्त अपने काम में। अब होटल तो बहुत मस्त चल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक अब ग्राहक आते रहते थे, हम लोग बिजी के बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, इतना मौका ही नहीं मिलता। जब भी खाली होते तो ज़रूर हम कई बार ढूंढने की कोशिश किए लड़कों के साथ में। लड़कों से पूछा भी कि कहीं तुम लोग गलती से इधर से उधर उस मूर्त को तो नहीं रखती, लेकिन लड़के बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं, हम उस पुरानी मूर्त को लेकर क्या करेंगे। वो बिल्कुल कतई मना कर दिए। बात खत्म हो चुकी थी। अब जो हमारा होटल था, ढाबा था, सही चल रहा था। 10 दिन उस घटना के बाद अब बीत चुका था। रोज की तरह हम ढाबा बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। हाँ, उसके बीच में जब हम लोग जाते थे ना, तो जो औरत हम लोगों को पीछा करती हुई आती थी गांव तक, और वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। तो हमें संदेह नहीं हुआ था, मैं तो समझा था, हमारे लड़के भी समझे थे कि हो सकता है हमारे गांव की औरत हो, कहीं से आ रही हो कि बाजार हाट से, और हम लोग को देख करके डर गई होगी उस रात को और पीछे भाग गई। जब हम लोग आगे चले तब वो आई थी, लेकिन कई बार 2 बार हमारी गली में आई थी, हमारे दरवाजे तक। जब मैं दरवाज़ा खुलवाया था तो अब वो दूरी पर खड़ी थी, और इसके बाद वो गायब हो गई थी। अब संदेह कई बार होता था, लेकिन अब संदेह कर भी नहीं सकते थे। अब हमने तो जाना भी नहीं था कि कहीं वो कोई भूत प्रेत है या फिर और क्या है। लेकिन अब ऐसा कुछ हम तीनों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। हम रात को बड़े मज़े से बातचीत करते हुए अपने घर पहुंच जाते थे। हाँ, एक डर जो था उस औरत का कि पीछे मुड़ के मैं जरूर देखता था, लेकिन वो औरत कभी दिखाई नहीं थी 10 दिन तक। हम खुश थे, चलो जो कुछ होगी अब हमारे से दूर तो है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो भगत जी ने पूजा पाठ कर रखा है, अब क्या डरना। लेकिन यही तो मेरी बदकिस्मती थी। मैं भगत जी पर बहुत विश्वास किया, अब भगत जी विश्वास के लायक थे भी। जो भी वो पूजा पाठ करते थे 100% बिल्कुल सही होता था। मेरी माँ को भी वही विश्वास था, मेरे पिताजी को भी वही विश्वास था, और इसके बाद हम बिल्कुल डर नहीं रहे थे। मेरी पत्नी बिल्कुल सामान्य थी, हंसमुख थी। हम खाना खाते, साथ में बात करते, प्रेम करते, फिर सो जाते। हाँ, कभी कभी रात में मैं जरूर जब बाथरूम कर जाता, जब उठता ना, तो उसकी तरफ जरूर देखता था। वो बिल्कुल प्यारी भोली भाली किसी गुड़िया की तरह लगती सोती हुई। अब मैं अपने मन में सोचता कि वे वही मेरी पत्नी है जो रात में कितनी खूंखार बन जाती थी। शायद वो आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो वो आत्मा ही थी जो कुछ करवा रही थी। डर लग जाता था कभी कभी। लेकिन अब एक रात काफ़ी लेट हो चुका था, हम ढाबे से लौट रहे थे, 11 के आसपास का वक्त था। हम तीनों रोज की तरह बात करते हुए अपने गांव वाले पगडंडी पर चल रहे थे। अभी ढाबा से कुछ ही दूर पर हम निकले थे, रोड के किनारे से कच्चा जो पगडंडी था उस पर चल रहे थे, और अचानक पीछे एहसास हुआ कि कोई आ रहा है। कदमों की आहट अब सुनाई देने लगी। लेकिन जैसे ही हम लोग मुड़े देखने के लिए, खास करके मैं, तो हर तरफ देख लिया, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं। ये जो डर शरीर में बैठ जाता है ना, जल्दी से निकलता नहीं। और वही मुझे लगा कि कहीं वही औरत मेरे पीछे तो नहीं आ रही है, उस दिन रात वाली। लेकिन जब मैं मुड़कर देखा तब मुझे तसल्ली हुआ कि नहीं, कोई औरत नहीं है। लड़की भी मुड़कर देखे कि भैया क्या देख रहे हो, क्या वो कुछ आपको महसूस हुआ? मैंने बोला नहीं नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ, चलो चलते हैं। अब हम आगे चलते रहे, लेकिन जब मैं चलता ना, तो पीछे से अब चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती। मैं मुड़ मुड़ कर देखता, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लड़के बातचीत करते चल रहे थे, और जब मैं मुड़ कर देखता ना, तो लड़के एक बार रुक गए, कहने लगे भैया बार बार आप मुड़ के क्या देख रहे हो? तब मैं बोला कि सुनो, क्या तुम्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी?
जब हम ढाबे से निकले थे, रोड से कच्चे रास्ते पर आए थे पगडंडी पर, तब दोनों लड़के ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें तो नहीं आई भैया, जरूर आपका कान का वहम होगा, चलो ना, देर हो रहा है, घर चलें। इसके बाद सही में हम तेज कदम से चलते हुए अपने घर की तरफ आ गए। जो हमारे गांव का सीमा रेखा था, गांव की सीमा रेखा वहां पहुंच गए थे। अब वहां से दो रास्ते कटे थे, दो रास्ते कटते थे। एक रास्ते पर दोनों लड़के का घर था, वो उधर साइड में चले जाते थे और मैं सीधा अपने गली में मुड़ जाता था। और उस रात भी वही हुआ। जब वो दोनों लड़के चले गए और मैं अपने गली में मुड़ा ना, तब मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अब मैं सोचा कि मेरे मन का भ्रम इतनी देर तक थोड़ी होगा। कई बार मैं आवाज सुन चुका हूं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सब क्या चल रहा है? मैं यही सब सोच रहा था और यही सोचते सोचते चलते चलते अपने घर के दरवाजे पर मैं आ चुका था। दरवाजा बजाया, माँ ने आके दरवाजा खोला और छूटते ही बोली कि बेटा आज बहुत लेट हो गया। मैंने बोला हाँ माँ, आज कुछ ग्राहक ज़्यादा थे और इसलिए लेट हो चुका है। चलो मैं अब तो घर आ गया हूँ। अब वही खाना पीना घर में, पत्नी से बात करना। अब फिर हम थके हारे तो थे दिन भर के, और पत्नी के साथ पलंग पर लेट गए थे। बिल्कुल सामान्य माहौल था घर का। माँ भी सो चुकी थी, पिताजी भी सो चुकी थी। और अचानक जो हमारा घर का आंगन था, अब उसमें ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई चल रहा हो। पाजे पहने हुए घुंघरू की आवाज छन 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 आ रही है। मेरी नींद खुल गई। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी को देखा, जो गहरी नींद में थी, शायद किसी ख्वाब में थी, मुस्कुरा रही थी। मैं जब देखा अपनी पत्नी को तो मुझे तसल्ली हो गया कि मेरी पत्नी बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर अभी कोई साया हुआ नहीं है जब से भगत जी ने झाड़ फूंक किया है। तो यह आवाज किसकी है जो आंगन में सुनाई दे रही है? मैं कई पल तो अपने पलंग पर बैठा हुआ उस आवाज को सुनता रहा, लेकिन जब सही में मुझे लगने लगा कि आवाज सचमुच की मेरे आंगन में आ रही है, जैसे कोई औरत पाजे पहने, गहने पहने हुए और आंगन में घूम रही हो, गोल गोल चक्कर काट रही हो। सही मायने में मुझे पसीना छूट गया था। उस रात को मैं इतना डर चुका था। पहले मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता था। कोई बोलता था भी कि मैं भूत देखा हूं तो मैं उसको डांट देता, अरे इस दुनिया में कोई भूत वूत नहीं होता है, तुम गलत मुझसे मत बोलो। मैं उसको डांटता रहता था कि नहीं, आज के बाद मेरे से भूत के बारे में चर्चा मत करना। लेकिन आज मैं खूब डरा हुआ था। वो आवाज सुन करके पाजेब की जो छन छन करती हुई आंगन में घूम रही थी। कौन हो सकती है भाई, कौन हो सकती है? मेरी हिम्मत नहीं हो रहा था कि पलंग से उठूं, दरवाजा खोलूं और मैं आंगन में झांकूं कि कौन मेरे आंगन में घूम रही है। क्या मतलब है उसका इस रात में आने का? मेरी मां तो कमरे में शायद सो रही है, क्या उसको आवाज नहीं पहुंच रही है? पिताजी के कानों में वो पाजेब की आवाज नहीं पहुंच रही है? मेरी पत्नी मजे में पलंग पर सो रही है, किसी ख्वाब में है, मुस्कुरा रही है, और क्या उसके कानों में ये आवाज नहीं जा रही? तो क्या आवाज सिर्फ मेरे कानों में आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बार थोड़ा हिम्मत जुटाया, सोचा कि दरवाजा खोल करके थोड़ा देखूं बाहर में कि आवाज किसकी है, कौन हो सकती है, और क्यों मुझे आवाज ये सुनाई पड़ रही है। मेरी मां को क्यों आवाज नहीं आ रही? वो तो नहीं जगी, मेरे पिताजी नहीं जगे, मेरी पत्नी नहीं जगी, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आखिरकार हिम्मत जुटा लिया, दरवाजा बिल्कुल आराम से खोला, जरा सी भी आवाज होने नहीं दिया। थोड़ी सी जिदी खोला दरवाजे का और झांकना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं आंगन में झांका तो मैं देख करके दंग रह गया। कम से कम उस औरत की लंबाई 6, 6.5 या 7 फीट की रही होगी। इतनी लंबाई हमारे गांव में एक औरत की थी, वो मेरी भाभी लगती थी, उसी की लंबाई हो सकती थी, लेकिन उसकी भी लंबाई इतनी नहीं होगी
जो मैं आइडिया लगाया था। ये लंबाई बहुत ज्यादा थी और साड़ी पहन रखी और आंगन में चक्कर काटी जा रही है। जब उसका चेहरा देखा तो मुझे कुछ लगा कि मैं इस चेहरे को देखा हूं। कहां देखा हूं मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। अब मैं उस औरत को देख करके वास्तव में डर चुका था। वो औरत मेरी मम्मी के कमरे के पास से भी होकर गुजरती थी और मम्मी का अभी तक नींद नहीं खुला। मेरे पापा के पास से भी गुजरती थी लेकिन पापा का नींद नहीं खुला। मेरे कमरे से गुजर रही थी। अब मैं तो जग गया, मेरी पत्नी अभी तक गहरी नींद में थी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है? मैं तो सोच करके ही कांप गया था। जल्दी से जो दरवाजा खुला था उसको बंद कर दिया और मैं डरा हुआ अब पत्नी के पलंग पर आ गया। पत्नी को उठाने लगा, धीरे धीरे, उठो उठो उठो। कुछ देर में पत्नी जो थी गहरी नींद में सो रही थी, अब उठ करके बैठ गई, आंखें मसलती हुई कहने लगी, क्या हुआ जी? अभी तो रात काफी है, आप मुझे क्यों उठा रहे हो? अभी तो सोने दीजिए ना, अब सुबह होने में काफी देर लग रहा है। मैंने बोला, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रही आंगन में? वो अपने आंगन की तरफ आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, कहने लगी, नहीं, कहां कोई आवाज है। मैं और डर गया। मुझे अभी भी आवाज पाजेब की सुनाई पड़ रही है। अब मेरी पत्नी को वो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोला, पलंग से उतरो, आज जरा दरवाजा मैं खोल रहा हूं और तुम झांक करके देखो कि आंगन में कौन है। पत्नी मेरी तरफ जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखी हो कि ये क्या बोल रही हो। मैंने बोला, हां, तुम उतरो पलंग से, अब मैं दरवाजा खोल रहा हूं और तुम झिरी में से देखो, अब फिर तुम मुझे बताओ। अब 2 बार बोलने पर पत्नी उठी। अब मैं जैसे पहली बार दरवाजा खोला था वैसे ही खोला। मैंने बोला, डर तो लग रहा था मुझे, लेकिन मैं पत्नी से बोला, जरा तुम देखो कि आंगन में कौन है। पत्नी ने पहले तो झिरी से देखी। मैं फुसफुसाते हुए पूछा, कुछ दिखाई पड़ रहा है? बोली, नहीं, कहीं तो कुछ भी नहीं है। कहां कोई है? कैसी आवाज? मुझे तो कुछ भी यहां आंगन में दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मेरा होश और उड़ने लगा। मुझे अभी भी पाजेब की आवाज सुनाई पड़ रही थी, जैसे कदमों की आवाज चल रही है, आंगन में कोई घूम रहा हो। लेकिन मेरे पत्नी की आवाज अभी भी नहीं सुनाई पड़ रही, ना कोई औरत दिखाई पड़ रही। मैंने बोला धीरे से, उसके पास तो खड़ा ही था, तुम्हें कोई औरत दिखाई नहीं थी, लंबी सी औरत साड़ी में? फिर वो देखने लगी, बोली, नहीं, कोई तो नहीं है। ये क्या मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ में? क्या मुझे आप डराने की कोशिश कर रहे हो? इस बार तो उसने पूरा दरवाजा ही खोल दिया। मैं देख करके दंग रह गया। वो औरत मुझे उस आंगन में खड़ी हुई है झटके से दिखाई पड़ी। जब मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो औरत मुझे एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई दी और वो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। और वो औरत मुझे दिखाई दे रही, मेरी पत्नी को नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो मैं उस औरत को देख करके बिल्कुल डर गया। आज सबसे डरावनी उसकी आंखें। मैं भाग करके कमरे में अंदर आ गया, दरवाजे पर से पलंग पर। मेरी पत्नी पीछे पीछे बिना दरवाजा बंद किए हुए आ गई। कहने लगी, क्या हुआ जी, आप क्यों डर गए? अम्मा जी को बुलाऊं, मां को बुलाऊं? आप बिना सोचे समझे मेरी मां को आवाज देने लगे जोर जोर से, अम्मा जी आ जाइए, देखिए इनको क्या हो गया है, डर रहे हैं, कोई औरत को बोल रहे हैं, कोई आंगन में घूम रही है। मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सब बात बताने लगी। अब मेरी पत्नी की आवाज सुनकर के मेरी माँ जग गई, पिताजी भी जग गए और मेरी माँ आवाज दी कि मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद कमरे का दरवाजा खुला, मुझे आवाज सुनाई पड़ा। मेरी माँ उसी आंगन से मेरे कमरे में आ गई और आते ही बोली, ये सब क्या चल रहा है? अब क्या हो गया तुम लोग को? सब कुशल मंगल तो है? मैं बिल्कुल डरा हुआ पलंग पर बैठा हुआ था और सही मायने में उस औरत की आंखें मुझे देख करके बहुत खौफ हो रहा था। इतनी डरावनी आंखें मैंने लाइफ में कभी देखी नहीं थी। और औरत तो लंबाई काफी थी,
लेकिन उसकी जो आंखें थी सबसे खतरनाक थी। वही देख करके मुझे बहुत डरा हुआ था। अब मेरी पत्नी कहने लगी कि अम्मा जी, आपने आंगन में किसी औरत को देखा, कोई आवाज़ सुना? मेरी माँ बोलने लगी, नहीं नहीं, तो मेरे पति को दिखाई पड़ रहा है कोई औरत घूम रही है इस आंगन में, उनको आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, कोई पायल पहने हुए, पाजेब, आवाज़ सुनाई पड़ रही। आप इनको समझाइए क्या हो गया इनको रात में। मेरी माँ मेरे पास में आई, कहने लगी, बेटा क्या तेरी पत्नी बोल रही है सही बात है, इसलिए तू डरा हुआ है? मैंने बोला, हाँ माँ, मैं इसलिए डरा हुआ हूं। वो आंगन में ही है माँ, लंबी औरत है और उसकी आंखें अंगारों की तरह देख रही है। मेरी माँ मेरी हाथ पकड़ी और खींचते हुए कहने लगी, आ मेरे साथ में। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचने लगा, मैं मना करने लगा, माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा, माँ मुझे डर लग रहा, मुझे बाहर मत ले जाओ। लेकिन माँ जिद्दी थी, कहने लगी, आंगन में कोई है ही नहीं, तू डर किससे रहा है? आखिरकार मुझे खींच करके आंगन में दरवाजे के बाहर लेके आई। आज जब मैं डरते डरते निगाह डाला तो उस आंगन में कोई था ही नहीं, बिल्कुल आंगन खाली था। कुछ देर पहले तो मैं उस औरत को देखा था आंगन में, अब कहां चली गई? ना तो अब पाजेब की आवाज सुनाई पड़ रही थी, ना मैं उसको देख पा रहा था। मेरी माँ आप मुझे समझाने लगे कि बेटा तू डर मत, शायद वो जो हादसा तेरे साथ हुआ है उसी का असर है, तेरे अंदर डर बैठा हुआ है, वो डर अभी निकल नहीं रहा है। तू बेटा उस डर को निकालने की कोशिश कर, तू बेहद डरा हुआ मुझे दिख रहा है, तू जाओ आराम करो, दरवाजा बंद करो। कल मैं भगत जी को एक बार और बुला के लाऊंगी और मैं बोलूंगी कि तुझे कुछ झाड़ फूंक करे और डर से मुक्ति दिलाए। इसके माँ कहने लगी, दरवाजा बंद कर बहू और इसको बाहर मत निकलने देना। आप फिर अपने कमरे में चली गई। मेरी पत्नी मुझे समझा रही थी कि देखिए डरिए मत, माँ जी ने बोला है ना कल भगत जी को लेकर आएंगे और जो भी उपचार होगा आपका किया जाएगा, आप डरिए मत। शायद माँ सही कह रही हैं कि आपके अंदर डर बैठा हुआ है, वो डर की वजह से आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, वो औरत दिखाई पड़ रही है। वास्तव में वो औरत आंगन में है ही नहीं, मैंने तो देख लिया, माँ ने भी देख लिया, तो अब आप निश्चित हो जाइए। इतना समझाने के बाद थोड़ा डर तो जरूर कम हुआ था, लेकिन मैं उस औरत की आंखों को भूल नहीं रहा था। आखिरकार सुबह हुई और सही में जो मेरी माँ थी भगत जी को सुबह सुबह ही लेके आ गई। मैं जब सो के उठा तो भगत जी आवाज दे रहे थे, मेरा नाम लेके पुकार रहे थे, आजा बेटा बाहर निकला, क्या हुआ तेरे रात में? मैं सुना तेरी माँ कह रही थी कि तू डर गया है। अरे बेटा डर मत, तेरे अंदर जो डर है उसको निकालने की कोशिश कर। वही भगत जी मुझे समझा रहे थे जब मैं आंगन में निकल करके आया। और भगत जी एक रक्षा कवच भी लाए थे, मेरे हाथ पर बांध दिए और कहने लगे कि बेटा अब डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं तो निकाल चुका हूं, जो तेरी पत्नी के अंदर में साया थी अब तो तुझे डर लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तेरे दिल के अंदर में डर बैठा हुआ है, अब उसको निकाल, उस डर को दूर कर। इसके बाद मैं अब काम पर जाना था, ढाबा का मामला था। अब मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथी थे और उनके साथ ढाबे पर चल पड़ा था। अब फिर कुछ दिन तक बिल्कुल शांत रहा। मैं रोज की तरह कभी 10 बजे कभी 11 बजे मैं ढाबे से निकलता था, अपने दोनों दोस्तों के साथ घर में आता था। वो आवाज़ फिर कभी मुझे सुनाई नहीं पड़ी, ना आंगन में वो आवाज़ सुनाई पड़ी, ना औरत मुझे कहीं दिखाई पड़ी। मुझे लगा कि मेरे दिल का ही वहम होगा, जो डर मेरे अंदर समाया हुआ है। इसी वजह से मुझे सब कुछ ये नजर आ रहा था। अब डरने कोई विशेष बात नहीं। अब 10-15 दिन से ज़्यादा गुजर चुका था। मेरे हाथ का रक्षा कवच ना जाने कब का खुल करके गिर चुका था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अब हमारा काम ढाबे का है, ढाबे में मेहनत करना है, खाना बनाना है, सब कुछ मेहनत करना है। कब कहाँ खुलकर रक्षा कवच गिर गया अब पता भी नहीं लगा, लेकिन हम निश्चित थे। अब रोज की तरह हम ढाबे पर काम कर रहे थे और शाम को जो रात होता था 10 बजे जब ढाबा हम बढ़ाते थे
तब हम साथ में ही जाते थे और सब कुछ सही चल रहा था। मुझे लगा कि ये सब मेरा मन का वहम था और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार कुछ दिन ऐसे और बीत गए थे, सब कुछ सही चल रहा था, ढाबा भी मेरा मस्त चल रहा था। और एक दोपहर में वही ट्रक ड्राइवर, पुराना बॉडी वाला, और वो हमारे ढाबे पर आकर रुका। उस ट्रक की बनावट देख करके ही मैं पहचान गया, अरे ये तो वही ड्राइवर है जो मिट्टी का मूर्त मुझे देख के गया था और मेरे खाने का बहुत तारीफ किया था। आप बोला था इस मूर्त को रख दो और देखो तुम्हारी बरकत होती जाएगी, तुम्हारा ढाबा चलने लगेगा। मैं तो उसको देख करके ही ट्रक जब खड़ा किया तब मैं पहचान गया। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई थी ना, मैं बेहद डरा हुआ था। लेकिन इस वक्त उस ड्राइवर को देख करके मुझे खुशी अनुभव हो रही थी, क्योंकि वो जो मिट्टी का मूर्त दिया था और तभी से मेरे काम में बरकत होना शुरू हो गया था। मैं उसका स्वागत किया बड़े जोरदार से, यानी कि उस्ताद जी बड़े दिनों के बाद आप इस लाइन पाए हो, कहाँ रह गए थे? मैं तो कई दिनों से आपकी बाट जो रहा था। वो ड्राइवर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे भाई हम ट्रक ड्राइवर हैं, ना जाने किस रोड पर हमें निकलना पड़े, कब वापसी हो, अब हम जान ही नहीं सकते, खुद हम नहीं जान पाते, आपको क्या बताएंगे कहाँ कब जाना है, कुछ हमें मालूम नहीं। और आखिरकार कहने लगा कि अब तो आपका ढाबा सही चल रहा है, नजर ना लगी मेरी। मैंने बोला, हाँ उस्ताद जी, जब से आप वो मिट्टी का मूर्त दे गए थे ना, इसके बाद कुछ दिनों के बाद ढाबा मेरा सही चलने लगा। वो उस्ताद जो थे ड्राइवर खुश थे। मैंने अब जो भी सेवा भाव करना था लड़कों को बोला कि इनको खाना खिलाइए, चाय पानी पिलाइए, ये हमारे उस्ताद हैं, इन्हीं की वजह से मेरा ढाबा मुझे लग रहा है कि चल रहा है, सब इन्हीं की मेहरबानी है। अब खाना पीना सब कुछ हो चुका था। अब वो ड्राइवर कहने लगे कि देखो भाई, अब तुम्हारा काम तो सफल हो चुका है, अब मैं चाहता हूं कि जो मूर्त तुम्हें दिया है वो मुझे वापस कर दो, मुझे कहीं किसी और को भी देना है, किसी और का भी भला करना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप वो मूर्त ला करके मुझे लौटा दो। अब जैसे ही उस उस्ताद ने, ड्राइवर ने ये बात बोली तो मैं तो एकदम जैसे सदमे में आ गया था कि भाई वो तो दे के गए थे, रख दो, इसके बाद ना जाने वो मूर्ति एक तरह से गायब ही हो गई थी, कहाँ गई इसके बारे में ज़्यादा मैं खोजबीन भी नहीं किया। जितना हो सकता था उसी जगह पर ढूंढा, जब नहीं मिला तो हम शांत हो गए। जब ये ड्राइवर ने बोला कि मुझे मूर्ति वापस दे दो, तो मैं तो उसका मुंह देखता ही रह गया और मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया, कोई जवाब ही नहीं निकल पा रहा था। वो ड्राइवर अभी भी मुस्कुरा रहा था, शायद उसका मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा ही रहती थी, मैं ये देख लिया था। अभी भी वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था, जैसे वो मेरे कोई मुझसे बात सुनना चाह रहा हो। जब काफ़ी देर हो गया तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। तब उसने वही सवाल रिपीट किया कि अरे भाई, वो मूर्त मुझे वापस दे दो, मुझे किसी और को देना है, उसका भी भला करना है। तब मेरे जो होठ थे हिले। मैं कहने लगा, उस्ताद जी, वो 2-3 दिन के बाद ही वो मूर्ति ना जाने कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है जहां हमने रखे थे। अब जैसे उस्ताद मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। मैं पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा देखा था और मुझे डांटते हुए कहने लगा, अरे तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, उस मूर्त को तूने गंवा दिया, अपने आप कैसे हो सकता है भाई? क्या उसमें पैर लगे हुए थे कि चल के जा कहीं चली गई? ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो मुझे मूर्त तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा, तुमने उस मूर्त को कहीं छुपा कर रखा है, वो देखो, अब मुझसे मजाक मत करो, वो मूर्त मुझे वापस दे दो। अब मैं उसको लाख समझा रहा था कि देखिए, वो मूर्त मेरे पास में नहीं है, वो मूर्त मिल ही नहीं रही है, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे ढाबे में चलिए। और वही मैं लेके गया अंदर स्टोर में और पूरा जगह दिखा दिया, वो जगह खाली पड़ी थी। अब उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो अंट संट बकती जा रहा था, मुझे वो बात सही नहीं लग रही थी। मैं बोला, उस्ताद जी, ये मूर्त पुरानी थी, जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे देता हूं, आप दूसरी मूर्त खरीद लेना, मिट्टी को तो थी। अब वो और भड़क गया, कहने लगा, तुम उस मूर्त का कीमत नहीं जानते,
कितनी कीमती है वो मूर्त। मुझे किसी बाबा ने दिया था, फकीर बाबा ने। अब मेरा जब ट्रक का काम सही नहीं चल रहा था, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान था। मैं ग्राहक के लिए तड़प जाता था, मुझे कोई चक्कर नहीं मिलता था। पूरा दिन खाली खाली बैठा रहता था। मेरे बगल में जो ट्रक होता था उसको सौदा मिल जाता था, मुझे नहीं मिलता था। मुझे लग रहा था कि मेरे ट्रक पर किसी का नज़र लगा हुआ है। भला हो उस फकीर बाबा का जो उस रात शाम के टाइम मेरे पास में आए थे और भोजन के पैसे मांग रहे थे। मैं भोजन का पैसा दिया। अब मैं उदास था तो पूछने लगे कि बच्चा तू इतना उदास क्यों है। हाँ, तब मैंने बताया कि बाबा देखो ना, मेरा ट्रक खाली खाली बैठा रहता है, काम ही नहीं मिलता, चक्कर नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ बाबा। मुझे लग रहा है कि ये लाइन में आके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तब वो फकीर बाबा बोले कि तू डर मत, घबरा मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अपने थैले में से वो मूर्त मुझे निकाल के दिया था। अब बोले तू अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर लगा कर रख, देख कुछ दिनों के बाद तेरा काम चल निकलेगा। ये मूर्त को तुम गंवाना मत, किसी के भला जरूर करना, आगे पास करते रहना, जरूर किसी का भला होगा इससे। देख दोस्त, अब तो जहां भी छुपा कर रखा है इस मूर्त को मुझे वापस कर दे। ट्रक ड्राइवर अब जोर जोर से बोलते जा रहा था। ऐसी है मूर्त, वो कहीं जा नहीं सकती, उसमें कोई जान प्राण नहीं है, लेकिन है एक तरह से वो बहुत, जो कहा जाता है ना, भाग्यशाली मूर्त है वो, जिसको बोला जाता है। वो मुझे मूर्त चाहिए, मुझे किसी को देना है, मैं वादा करके आया हूं। अब तो मैं बहुत डरा हुआ था उस मूर्त को लेकर के। मैं दोनों लड़कों को बुलाया कि देखो, उस रात जब हम सुबह में खुले थे तो मूर्त थी। लड़कों ने बोला नहीं, थी ही नहीं, ना जाने कहाँ कैसी मूर्त गायब हो गई। अब उन लड़कों पर विश्वास नहीं करते ट्रक ड्राइवर। अब मैं उस मूर्त को कहाँ से ला के दूँ। अब एक तरह से वो ड्राइवर अपनी जीत पर अड़े हुए। हाँ, मैं भी अब हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग रहा था कि जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब आप इस मूर्त को भूल जाइए। जब मेरे पास मूर्त है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। तब वो जो ड्राइवर भाई साहब थे, उस्ताद जी, एक लड़की की तरफ देख के कहने लगे कि कहीं किसी हाथ से ये मूर्ति तो नहीं टूट गई गिर करके। एक लड़की की आंखों में देखते हुए और बोल रहे थे, जो हमारा दोस्त ही था, जो हमारे गांव का था, जिसके सहारे हम अपना होटल का काम कर रहे थे। अब वो लड़का थोड़ा आंखें छुपा रहा था। तब ड्राइवर उसको बुलाए और कहने लगे कि तुमने उस मूर्ति को छुआ था, टच किया था, तुमसे वो मूर्ति कहीं टूट के तो नहीं गिर गई। वो जो लड़का था वास्तव में डर के कांपने लगा और आखिरकार सच्चाई उसने उगल दिया। उसने तो मुझे तक नहीं बताया था और डरते डरते कहने लगा कि हाँ उस्ताद जी, मुझसे ये गलती हो गई थी। मैं एक सामान उठा के ले जा रहा था और उसी सामान की वजह से उस मूर्ति में शायद टच कर गया था और मूर्ति धड़ाम से नीचे गिर कर टूट गई थी। मैं डर गया था कि भाई साहब मेरे पर नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, और उस मूर्ति को मैं इकट्ठा किया और चुपचाप ले जा करके कहीं फेंक आया। वास्तव में जो ड्राइवर था उस नौजवान को, जो मेरा साथी था, गांव का था, और उस पर गुस्सा हो रहे थे और दहाड़ते हुए कहने लगे, वो मूर्ति तुमने कहाँ फेंका, चल कर दिखा, चल के दिखा, वो जगह दिखा जहाँ तूने मूर्ति फेंकी है। वास्तव में जो कस्टमर थे, खाना खा रहे थे, वो भी अब इस वार्तालाप में शामिल हो गए थे। कैसी मूर्ति, क्या हो रहा था मूर्ति का। अब एक तरह से वहाँ पर मजमा सा इकट्ठा हो गया था। लेकिन वो ड्राइवर भाई कहने लगे, भाई आप लोग खाना खाओ, हम लोग का पर्सनल मैटर है, हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इसके बाद मैं उस लड़की को लेकर के, एक जो हमारा दोस्त था जो ढाबे पर संभाल रहा था, उसको छोड़ करके हम उस जगह पर जाने लगे जहाँ उस लड़के ने उस मूर्ति को फेंका था। जब उस जगह पर पहुँचे, खेत का इलाका था, और जब वहाँ पर पहुँचे, जिस जगह पर उसने मूर्ति फेंकी थी वो मूर्ति थी ही नहीं। उस एरिया को हमने पूरी तरह से छानबीन कर लिया। कोई भी निशान ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई मूर्ति टूटी हुई फेंकी हुई हो।
तो आखिर वो टूटी हुई मूर्ति अब गई तो गई कहाँ। वो ड्राइवर भाई बड़े गुस्से में थे और कहने लगे कि देखो ये मूर्ति अब अनर्थ करेगी, कहीं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ। जब हादसे की बात आई तो मेरा रोम रोम कांप गया। हाँ, मैं कहने लगा भाई साहब, हम रात को जाते थे तो ढाबे से एक औरत पीछा करती थी। सारी किस्सा मैंने बताने लगा और जो मेरी पत्नी के साथ हुआ था वो सब भी मैं बताने लगा। और रात में जो मैं खुद महसूस किया था, देखा था, आवाज़ पाजेब का, और उस औरत को भी देखा था, लंबी औरत को, वो सब कुछ उस ड्राइवर भाई से बताने लगा। जब मैंने पूरी घटना बताया ना तो वो ड्राइवर उस्ताद एकदम भौचक्का रह गया था और कहने लगा कि अब अनर्थ और शुरू होगा, तुम इसको संभाल नहीं पाओगे, तुमने बहुत बड़ी गलती की उस मूर्ति को तोड़ करके, और वो मूर्ति तुम्हारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। वही मूर्ति का असर है कि वो साया तुम्हारे साथ में नजर आ रहा था, वो औरत का, और जो तुम्हारे पत्नी के शरीर में समाया था, वो अब तुम्हें बहुत सताएगा। मैं बताने लगा कि भगत जी ने सब कुछ सही कर दिया है, अब वो साया जो भूत की थी हमारी पत्नी के शरीर से उतर चुकी है और मुझे भी अब दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उस्ताद का कहना था कि कुछ दिन की बात है, वो साया आसानी से जो मूर्ति के अंदर में थी, जो एक तरह से जादुई थी, शायद फिर जाग जाएगी और फिर तुम्हारा पीछा करेगी। अब बड़ी मुश्किल से उस्ताद को हमने संभाला था। अब कहा कि बच्चे से गलती हो गई, अब माफ़ कर लीजिए। हाँ, फ़कीर बाबा मिले तो मेरे पास ज़रूर लेकर आइएगा, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा। अब इतना समझाने बुझाने के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ था। अब कहने लगे, देख अब तुझे देख करके मुझे डर लग रहा है, जैसे तू कहानी बता रहा ना कि कहीं तेरे साथ में कुछ अनर्थ ना हो जाए। मैं इसलिए बेहद चिंतित हूँ और मैं तो अभी निकल रहा हूँ, लेकिन मैं लौटूंगा और हो सके तो फ़कीर बाबा मिलेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अब इसके बाद वो चले गए। कई दिनों तक मैं डरता रहा उस ढाबे पर और उस लड़के का डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। जब वो ड्राइवर ने उस मूर्ति के बारे में बताया था, वो मुझसे पूछता रहा कि भैया क्या मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा। मैं उसका समझाता रहा कि भाई जो होना था हम लोग के साथ अब गुजर चुका है, अब भगत जी ने सब कुछ सही कर दिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं, जो कहानी होनी थी हम झेल चुके हैं, अब तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। तुम्हें आइडिया था ना कि औरत हमारी पीछा करती थी, तो वही मूरत वाली औरत थी जो हमारे घर तक गांव तक आती थी, तुमने तो देखा ही था। अब वो जो मेरा साथी था, अब उसको पूरा यकीन हो गया था। अब मैं उसको सही ढंग से समझा दिया था कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, भगत जी सब कुछ सही कर चुके हैं और आगे भी कुछ विपदा आएगी तो भगत जी संभाल लेंगे, अब हम डरेंगे नहीं, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और वही हुआ, हम डरे तो ज़रूर। जब वो ड्राइवर आया था रात को जाते टाइम, मुझे लग रहा था कोई हमारे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़ के देख रहा तो मुझे लगा कि मेरा मन का वहम है। हाँ, वो लड़का भी डरा हुआ था जिसकी हाथ से वो मूर्ति टूटी थी, वो भी गलती से, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर ये था कि मुझे बताया नहीं, वो मूर्ति ले जा कर के खेत में फेंक आया। इसके बाद वो मूर्ति भी उस जगह से, टूटी हुई मूर्ति भी गायब हो चुकी थी। लेकिन अब हमारा घर बिल्कुल शांत था, ढाबा भी शांत था, और जैसा पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। इसके बाद वो ड्राइवर जरूर लौटे थे और वो फ़कीर बाबा नहीं आए थे। जब मैंने पूछा कि अब क्या हुआ भाई साहब, फ़कीर बाबा मिले, उस मूर्ति के बारे में कुछ बताएं, तब वो ड्राइवर कहने लगा, नहीं बाबू मुझे वो नहीं मिले, मैं तो कई जगह उनको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। चलो अच्छा हुआ, जो होना था अब हो चुका, अब क्या डरना, अब जो उस मूर्ति ने तुम्हारे साथ खेल करना था वो तो कर ही दिया, अब क्या हो सकता है, अब सब कुछ भगवान अच्छा ही करेंगे। अब वो ड्राइवर हमारे दोस्त हैं, जब भी इस रोड पर गुजरते हैं तो हमारे ढाबे पर ज़रूर आते हैं, खाना खाते हैं, मेरी भोजन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कोई अब कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ में, कोई साया कुछ ऐसा चीज़ तुम्हें नज़र तो नहीं आया। मैंने बोला नहीं भाई साहब,
नहीं उस्ताद जी, सब कुछ सही चल रहा है आपकी कृपा से। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियां मैं डाल रखा हूं। चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन लिंक पर आप क्लिक करते ही उस चैनल पर आ जाएंगे। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर मैं मिलता हूं कल एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।